हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और इसके रिगार्डिंग हम जो केस लो होंगे वो सारे देखेंगे और जो भी सेक्शंस इन्वॉल्व होंगे उस केस लो में मैं कोशिश करूंगा कि ब्रीफली उस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा पहले ही उस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं उस सेक्शन से, ताकि आप केस लो को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो पहली यूनिट जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है सेक्शन 3 के ऊपर। सेक्शन 3 बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लोज की। इंटरप्रिटेशन क्लोज में क्या होता है कि डेफिनेशंस लिखी होती है उन वर्ड्स की जो कि अपने आने वाले सेक्शंस में यूज किए जाएंगे उस एक्ट के अंदर। तो सेक्शन 3 बात करता है, कुछ डेफिनेशंस है उसके अंदर। पहली डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नेगेटिवली डिफाइन किया गया उसमें। नेगेटिवली किस सेंस में कि उसमें बोला गया है कि कौन सी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल दिया उसमें, नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर इंक्लूड नहीं होगी, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रोइंग ग्रासेस इंक्लूड नहीं होंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिवली डिफाइन किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। दूसरी डेफिनेशन जो दी गई है इंस्ट्रूमेंट के बारे में दी गई है। इंस्ट्रूमेंट लीगल सेंस में किस चीज को बोला जाता है? अगर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं हम। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जैसे कि विल है आपकी, जो विल है वो क्या है? टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएगा। अब अगली डेफिनेशन है अटेस्टेड की, कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच किए जाएंगे। उसमें दो या दो से ज्यादा विटनेस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। मींस रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी to which this act extend under the law for the time being in force regulating the registration of the document, कि जो भी इस टेरिटरी के अंदर फॉल करता है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएंगे। और अगली डेफिनेशन जो कि बताई गई है वो अटैचमेंट से रिलेटेड है, कि कब एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल में कन्वर्ट होती है, उसको डिफाइन करने के लिए अटैचमेंट की बेसिस होता है। तो अटैचमेंट के लिए उन्होंने 3 अटैचमेंट बताई हैं। 3 अटैचमेंट कौन सी? आप किस तरीके से अर्थ से अटैच हो सकते हो? रूट्स के थ्रू अटैच हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट है। प्लांट क्या होगा? रूट के थ्रू अर्थ से अटैच होता है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए वॉल्स जो है वो एम्बेडेड की जाती हैं अर्थ के अंदर। तो दूसरा अटैचमेंट का मोड क्या होगा? एम्बेडिमेंट, ठीक है, कि वॉल्स को एम्बेडेड किया गया है। और तीसरा अटैचमेंट कौन सा होगा? कि कोई भी ऐसी चीज जो कि पहले से एम्बेडेड है, जैसे कि वॉल्स हैं, उनके ऊपर हमने कुछ हैंगर लगा दिया या फिर फैन लटका दिया उस पर, तो वो सारे अटैचमेंट जो कि पहले से किसी एम्बेडेड चीज के ऊपर अटैच है वो सब, ठीक है। तो अटैचमेंट मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। रूटेड इन अर्थ एज इन द केस ऑफ द ट्री एंड द shrubs, एम्बेडेड इन अर्थ एज इन द केस ऑफ वॉल्स और बिल्डिंग्स। और तीसरी अटैचमेंट है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, कि उसके ऊपर अटैच होना जो पहले से ही एम्बेडेड है, मतलब वॉल है उसके ऊपर आपने एसी लगवा दिया, तो वो क्या हो गया? तीसरा मोड हो गया अटैचमेंट का। अब इमूवेबल की डेफिनेशन जैसे कि हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नेगेटिवली डिफाइन किया गया है, कि वो सारी चीजें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं है उनको बताया गया है, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रासेस एंड स्टैंडिंग टिम्बर। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो 3 डिफरेंट एक्ट से हम ले सकते हैं। पहला इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी उसके बारे में कहता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेज। हेरिडिटरी अलाउंसेज कौन से होते हैं? जब पहले यहाँ पे राजा महाराजा होते और उनकी जो रियासत थी वो इंडिपेंडेंस के बाद मर्ज हो गई, तो उनको एक प्रीवी पर्स नाम का अलाउंस दिया जाता था और वो हेरिडिटरी इन नेचर था। तो इस तरीके के अलाउंसेज क्या होंगे? वो भी किसके अंदर आएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन से आएंगे जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है? राइट टू वेज, कि आपको जाने का रास्ता, राइट टू लाइट, लाइट आने का रास्ता होना चाहिए, और राइट टू फेरीज, अगर नौका से आप जाना चाहते हो तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। राइट टू फिशरी भी किसके अंदर आएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। सपोज करो आपकी एक लैंड है और उसके ऊपर पानी इकट्ठा हो गया और उसमें फिशेज हैं, ठीक है, और आपने वो राइट किसी को अगर बेच दिया कि आप आने वाले 5 साल तक इसमें क्या कर सकते हो? फिशिंग कर सकते हो, तो वो राइट जो होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर्सन के लिए माना जाएगा।
माइंड इट कि जो राइट है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे फिश की बात नहीं कर रही, आपने फिश पकड़ ली उसके बाद वो सेल कर रहे हो, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिश इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो राइट कि आप वहां से जा करके फिश को कलेक्ट कर सकते हो, वो राइट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको आप बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। और कौन सी चीजें आएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर? बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, कि जो भी लैंड से आप बेनिफिट अराइज कर सकते हो वो सारे के सारे बेनिफिट जो हैं वो भी किसके अंदर आएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। ये सारी चीजें अब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की डेफिनेशन आप देखोगे, कुछ चीजों को इंक्लूड कर रहा है, कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर रहा है। मतलब वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव सेंस में, दोनों सेंस में क्या है वो डेफिनेशन है। ऐसे ही जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 वो क्या कहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में केसेस के माध्यम से, तब जाकर के आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, कि जो सारी चीजें अटैच हैं अर्थ से वो, और परमानेंटली फास्टन, और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। परमानेंटली फास्टन, टेम्परेरी पीरियड के लिए नहीं। आपकी एक दीवार है, दीवार पे आपने एसी लगाया अपने रूम में पर्सनल यूज के लिए, वो परमानेंटली आपने फिक्स किया है उसको परमानेंट इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, तो वो एसी क्या हो जाएगा? इमूवेबल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर वही एसी किसी शोरूम में लगा रखा है दुकान पे, वो टेम्परेरी पर्पज के लिए लगा रखा है, शो के लिए लगा रखा है, तब भी अगर कस्टमर आएगा उसको दिखाएंगे और अगर उसको अच्छा लगता है तो बेच देंगे, तो वो क्या है? वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर होगा। और अगर उसी एसी को आप ला करके घर में लगाओगे और उसको परमानेंटली फास्टन करोगे, परमानेंटली उसको अटैच कर दोगे उसका एंजॉयमेंट के लिए, तो वो क्या आ जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। जनरल क्लोजेज एक्ट में सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन थी, मतलब वो सिर्फ उन चीजों को इंक्लूड करता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। ये पॉजिटिव डेफिनेशन है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसमें मैंने बता दिया कि वो नेगेटिव सेंस में डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट की है, उसमें चीजों को इंक्लूड भी किया गया और चीजों को एक्सक्लूड भी किया गया। अब सबसे पहला हमारा केस है शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1958 का ये केस है। अब शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में होता क्या है? जो शांताबाई थी उनके जो हस्बैंड थे वो एक बड़े जमींदार होते थे, और जो शांताबाई थी उनके फेवर में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। उसमें क्या था कि 26,000 कंसिडरेशन के बदले में अब शांताबाई को एक लैंड अलॉट कर दी गई फॉरेस्ट वाली, जिसमें वो क्या कर सकती थी? जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और जो वुड होती है उसको कलेक्ट कर सकती थी। और ये राइट क्रिएट किया गया 12.5 साल के लिए, कि आने वाले 12.5 साल तक वो क्या कर सकती है? ऐसा राइट इंजॉय कर सकती है। अब ये जो डॉक्यूमेंट था वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो इंडिपेंडेंस के बाद होता क्या है? जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो एक एक्ट पास करती है जिसमें अबोलिशन किया जाता है जमींदारी का, और जो फॉरेस्ट वाली एरिया था उस एरिया को स्टेट के अंदर मिला लिया जाता है और शांताबाई को डिनाई कर दिया जाता है उसके राइट से। इसके बिहाफ पे फिर शांताबाई जो है आर्टिकल 32 के अंदर रिट फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या था? एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19। तो जो फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने के लिए आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो डायरेक्टली सीधा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या लीगल इशू अराइज होते हैं इस केस में? मुख्य तौर पे 3 लीगल इशू अराइज होते हैं इसमें। पहला क्या था? वेदर द ग्रांटेड राइट वाज फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी। जो राइट फेवर में क्रिएट किया गया शांताबाई के, क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाएगा? अब देखो यहाँ पे ये चीज फाइंड आउट करना कितना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, मतलब वो जो राइट डिस्प्यूट में है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर 100 रुपए से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो ये मैंडेटरी है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि आपको वो रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कंसिडरेशन कितना दिया गया था? 26,000 रुपीज, मतलब उससे ज्यादा की ही वो क्या होगा? राइट होगा। तो उसको क्या था? मैंडेटरली रजिस्टर करवाना होगा। तो पहला इश्यू ये अराइज होता है कि जो राइट क्रिएट किया गया था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का राइट है। दूसरा इश्यू क्या अराइज होता है? ये फाइंड आउट करना कि जो डेफिनेशन सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है कि इंक्लूडिंग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर,
तो स्टैंडिंग टिम्बर में और टिम्बर ट्री में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है उस राइट को डिटरमाइन करने के लिए। तो दूसरा लीगल इशू क्या राइज होता है कि स्टैंडिंग टिम्बर में और टिम्बर ट्री में क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। तीसरा लीगल इशू क्या राइज होता है, इज इट ए प्रॉफिट से प्रेंडरे दैट इज बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अगर वो बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड है वो राइट, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये 3 लीगल इशू अराइज होते हैं इस केस। अब सुप्रीम कोर्ट पहले वाले केसेस में कुछ जो टिम्बर ट्रीज हैं उनको क्लासिफाई ऑलरेडी कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि जैसे नीम का पेड़ है, सफेदे का पेड़ है, वो सारे क्या है, टिम्बर ट्री होते हैं। और स्टैंडिंग टिम्बर और टिम्बर ट्री में डिफरेंस क्रिएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर कोई ऐसा पेड़ है जो ऑलरेडी एक ग्रिथ अटेन कर चुका है, एक एज अटेन कर चुका है, जिसको डायरेक्टली आप काट करके क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो टिम्बर के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग टिम्बर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। और अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है जो ओनर है राइट का, उसका इंटेंशन किस तरीके का है, क्या उसका इंटेंशन पेड़ को ग्रो करने का है या फिर इमीडिएटली थोड़े बहुत दिन के अंदर उसको काट के बेच देने का है। ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज क्या है, पेड़ की जो एज होता है या फिर उसकी ग्रिथ जो है, मोटाई जो है, वो कितनी हद तक हो चुकी है कि क्या उसको इमीडिएटली काट करके बेचा जा सकता है। अब जो सैपलिंग्स है, छोटे प्लांट्स है, उनको आप इमीडिएटली काट करके नहीं बेच सकते हो। हालांकि वो हैं ऐसे प्लांट जो आगे चल के क्या देंगे, टिम्बर में काम आ सकते हैं, लेकिन वो अभी उस एज को अटेन नहीं कर चुके हैं। और वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली एक लंबे पीरियड तक अर्थ से डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। और वो डेफिनेशन जो सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशन है अटैचमेंट की, कि अटैचमेंट किस तरीके से हो सकता है, रूट के थ्रू भी अटैचमेंट हो सकता है, उस डेफिनेशन के अंदर फॉलो करेंगे। और किसके अंदर काउंट हो जाएंगे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। तो टिम्बर ट्री कौन सा है, जिसकी एज अभी कम है और जिसने वो ग्रिथ है वो अटेन नहीं की है और आगे चल के वो स्टैंडिंग टिम्बर में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी जिस प्लांट की होती है उसको टिम्बर ट्री बोला गया। और अगर उसने एक प्रॉपर एज अटेन कर लिया है जिसको आप थोड़े बहुत दिन में काट करके बेच सकते हो टिम्बर के लिए, वो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग टिम्बर हो जाएगा। तो स्टैंडिंग टिम्बर और टिम्बर ट्री में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्टैंडिंग टिम्बर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और टिम्बर ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब शांताबाई को 12 साल के लिए राइट क्रिएट किया गया था कि 12 साल तक वो उस फॉरेस्ट के एरिया में जा सकती है और वहां से जो वुड है वो कलेक्ट कर सकती है। अब उस टाइम पे बहुत सारे प्लांट ऐसे होंगे जो अभी ग्रोथ होना उनमें बाकी होगी। तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो शांताबाई के फेवर में राइट क्रिएट किया गया था वो मूवेबल प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, वो कैसा राइट था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट था। और कंटिन्यूअसली 12 साल तक जो प्लांट हैं वो सोयल से न्यूट्रिशन गेन करते रहेंगे और अटैच होंगे किससे, रूट के थ्रू, और सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर फॉलो करेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जो शांताबाई को राइट क्रिएट किया गया था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट था और उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। और क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन उस राइट का नहीं करवाया था तो इसलिए उनकी पिटीशन फेल हो जाती है और वो अपना केस लूज कर देती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं प्लांट से और जो शांताबाई का राइट था वो एक प्रॉफिट से प्रेंडरे होता क्या है, टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम द लैंड, ये होता है प्रॉफिट से प्रेंडरे, क्योंकि वो बेनिफिट ले रहे हैं किससे, लैंड से, और उसके अंदर आ जाएगा वो प्रॉफिट से प्रेंडरे के अंदर। तो मैं फॉर्मल वर्ड्स में सुप्रीम कोर्ट के बता देता हूं कि डिसीजन इसका क्या था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द इंटेंशन इज टू कीप द ट्री अलाइव, that is vegetative growth of tree, then the tree will be considered as immovable property. But if the intention is to cut the tree early, then the tree will be considered as standing timber, that is the movable property. और इस केस में शांताबाई के पास जो राइट था वो क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का था। आई होप आपको ये केस जरूर समझ में आया होगा। समराइज करके मैं इसकी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, लो बाइट्स 906 के नाम से आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम को, और उसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि सेक्शन 3 को समझाना था। इसी यूनिट से 2 और केस है, बामदेव पानीगिरी वर्सेस मनोरमा राज और डनकन इंडस्ट्री वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वो वीडियोस थोड़ी शॉर्ट रहेंगी क्योंकि सेक्शन 3 ऑलरेडी आप इसमें समझ चुके होंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच।